शुरुआत करते हैं हमारे एवरग्रीन टॉपिक भारत के फाइटर जेट प्रोग्राम से। तो आज एएनआई के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में डीआरडीओ चीफ की तरफ से बताया गया है कि जो तेजस मार्क 2 है वो 2028 तक अपने इंडक्शन के लिए तैयार हो जाएगा और शुरुआत में इसको पावर देने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के 414 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा और वो इंजन भारत में स्वदेशी तौर पर मैन्युफैक्चर होंगे और इस डील पर यूएस गवर्नमेंट से क्लियरेंस आने का इंतजार है। और अगर यूएस गवर्नमेंट से एक बार क्लियरेंस आ जाता है तो फिर ये जो इंजन है ये भारत में स्वदेशी तौर पर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। अब रही बात भारत के 5th जनरेशन एमका प्रोग्राम की, तो इसको लेकर डीआरडीओ चीफ की तरफ से ये कहा गया है कि एमका का जो फेस 1 है तो इसकी पहली उड़ान में करीब 7 वर्ष लग सकते हैं। और रही बात इंडक्शन की, तो अभी से काउंट करेंगे तो लगभग 10 वर्षों का समय लग सकता है इसके इंडक्शन में। यानी कि अगर इस वाले वर्ष को भी काउंट करते हैं तो 2032 तक एमका का जो फेस 1 है वो इंडक्ट होगा। रही बात एक स्वदेशी जेट इंजन के साथ एमका मार्क 2 की, तो फिलहाल अभी इसकी टाइमलाइन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है जब तक कि हम किसी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए इंजन डील को साइन नहीं कर लेते। बाकी इंजन डील के लिए फ्रांस की सैफ्रन, यूएस की जनरल इलेक्ट्रिक और यूके की रोल्स रॉयस के साथ डिस्कशन जारी है। और तेजस मार्क 2 के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के जिन इंजन को भारत में स्वदेशी तौर पर मैन्युफैक्चर करने की बात चल रही है तो उसको लेकर डीआरडीओ चीफ का ये भी कहना था कि ये वाला जो मैटर है कि अभी हाल ही में एनएसए अजय डोवाल की यूएस विजिट के दौरान भी डिस्कस किया गया था और उस समय यूएस गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया था कि वे इंजन्स की स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग के लिए बिल्कुल ओपन है। तो इसलिए डीआरडीओ चीफ के मुताबिक उन्हें उम्मीद है कि अगले 3 से 6 महीनों के अंदर इन इंजन्स को भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का अनाउंस किया जा सकता है। बाकी इसके अलावा डीआरडीओ फर्स्ट ट्राइपॉड फायर्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को भी विकसित कर रही है और जबकि इसके अलावा आर्मी के लिए एक शोल्डर फायर्ड वर्जन को भी ऑलरेडी क्लियर किया गया है। इसके अलावा आज एरो इंडिया के दूसरे दिन एक और बहुत ही अलग चीज देखने को मिली कि एचएएल के नए सुपरसोनिक जेट ट्रेनर HLFT-42 जिसकी टेल आर्ट इंस्पायर्ड थी लॉर्ड हनुमान से। तो बता दें कि अब एचएएल ने इस HLFT-42 की टेल पर से हनुमान जी की पिक्चर को हटा दिया है और इस पर एचएएल ऑफिशियल का ये कहना है कि HLFT-42 की टेल पर जो हनुमान जी की पिक्चर लगाई गई थी तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव था इस एयरक्राफ्ट की पावर को शो करना। और बाकी इसके अलावा एचएएल द्वारा बनाए गए पहले फाइटर HF-24 मारुत की हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करने के लिए भी था। बाकी एचएएल चीफ का कहना है कि इंटरनल डिस्कशंस के बाद ये फैसला लिया गया कि HLFT-42 की टेल पर से इस पिक्चर को हटाया जाएगा और अब ये एयरक्राफ्ट अपने टेल नंबर से ही आइडेंटिफाई होगा। हालांकि इस फैसले के पीछे का एग्जैक्ट रीजन क्या है तो इस पर तो कोई भी ऑफिशियल कमेंट देखने को नहीं मिला है। बाकी आपके विचार में क्या कारण हो सकता है तो वो विचार आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। एरो इंडिया शो के दौरान मीडिया के साथ बात करते हुए एचएएल चेयरमैन की तरफ से बताया गया है कि एलसीए तेजस मार्क 1 फाइटर के एक्सपोर्ट को लेकर अर्जेंटीना और इजिप्ट के साथ जो बातचीत है वो अपनी एडवांस स्टेज पर चल रही है। जो अर्जेंटीना है वो भारत से करीब 15 तेजस मार्क 1 फाइटर्स को खरीदने पर विचार कर रहा है और रही बात इजिप्ट की तो उसके साथ 20 तेजस फाइटर्स को लेकर डील चल रही है। और जबकि इजिप्ट वाली डील में वहां पर मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल यानी कि MRO फैसिलिटी को स्थापित भी किया जाएगा। यानी कि अगर इन दोनों देशों के साथ ये जो डील है ये कंफर्म हो जाती है तो भारत टोटल 35 तेजस MK-1A फाइटर्स को एक्सपोर्ट करेगा। इसके अलावा एचएएल चेयरमैन की तरफ से भी बताया गया कि फिलीपींस के साथ भी 6 स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स की सेल को लेकर बात चल रही है। इन सब के अलावा एचएएल चेयरमैन ने मलेशिया वाले टेंडर से जुड़ी भी कई सारी बातें क्लियर कर दी हैं जिसमें उनका कहना था कि मलेशिया वाले टेंडर में हमारे फाइटर को भी शॉर्टलिस्ट किया गया था। हालांकि हमें इस बात की उम्मीद थी कि हमें टेंडर मिलेगा। हालांकि फिलहाल अभी मलेशिया की तरफ से अभी तक कुछ भी इसमें नहीं बताया गया है यानी कि हमारा फाइटर चुना गया है नहीं चुना गया। लेकिन एचएएल चीफ का ये भी कहना था कि हमें ये सुनने को मिल रहा है कि मलेशिया का जो टेंडर है वो कोरियंस को मिलने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी फिलहाल अभी भी हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा बेंगलुरु बेस्ड फर्म न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज की तरफ से उनके द्वारा विकसित किए गए भारत के पहले सोलर पावर्ड यूएवी या यूँ कहें हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट, तो आज वीडियो के माध्यम से इस यूएवी की पहली झलक को पेश किया गया है जिसमें आप इस सोलर पावर्ड यूएवी को उड़ान भरता हुआ देख सकते हैं। और जो वीडियो है ये इस हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट के टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की है। इसके अलावा आज एचएएल और जनरल एटॉमिक्स की तरफ से संयुक्त रूप से इस बात की घोषणा की गई है कि जो जनरल एटॉमिक्स के MQ-9B मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाले आर्म्ड रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स हैं जो कि प्रेडेटर बी के नाम से भी जाने जाते हैं, तो इनमें इस्तेमाल होने वाले टर्बो प्रोपेलर इंजन्स के MRO सपोर्ट को इंडियन मार्केट के लिए बेंगलुरु में स्थित एचएएल की इंजन डिवीजन प्रोवाइड करेगी। यानी कि आसान शब्दों में कहने का मतलब यह है कि जो ये प्रेडेटर आर्म्ड ड्रोन्स जिनको लेकर भारत और यूएस के बीच ऑलरेडी बातचीत चल रही है तो इन ड्रोन्स में जो इंजन इस्तेमाल किया गया है तो उन इंजन की मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग और रिपेयरिंग के लिए एचएएल की जो इंजन डिवीजन है वो सपोर्ट देगी। क्योंकि जो एचएएल है वो लगभग 40 वर्षों से TPE 3315 इंजन्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग और MRO सपोर्ट प्रोवाइड करती आई है और जबकि एचएएल S3040 प्रोजेक्ट के लिए भी TPE 33112B इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी फैसिलिटीज को स्थापित कर रही है। और जो ये MQ-9B ड्रोन्स हैं तो इनमें इस्तेमाल होने वाले जो इंजन्स हैं तो ये इंजन्स की सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं और इसके साथ अब हम जल्दी उम्मीद कर सकते हैं भारत और यूएस के बीच प्रेडेटर आर्म्ड ड्रोन्स की एक नई डील के बारे में। और वैसे भी इस बार के एरो इंडिया शो में जनरल एटॉमिक्स ने अपनी इन MQ-9 ड्रोन्स की जो पिक्चर है तो उसे इंडियन कलर्स के साथ शो किया है। और जबकि इस प्रेडेटर ड्रोन वाली डील पर इंडियन नेवी के वाइस चीफ की तरफ से कहा गया है कि इन प्रेडेटर ड्रोन्स वाली डील पर
अधिक से अधिक स्वदेशीकरण को पुश किए जाने पर काम चल रहा है और हम इस डील में 60% तक का स्वदेशी कंटेंट चाहते हैं और इसलिए हम अभी भी इस परियोजना पर काम कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि इसे कैसे स्वदेशी बनाया जा सकता है और इसके लिए भारत में क्या सुविधाएं बनाई जा सकती हैं। बाकी उनका ये भी कहना था कि ये एक ऐसी क्षमता है जिसकी हमें आवश्यकता है। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के सीएमडी की तरफ से बताया गया है कि उनके पास इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए 10 लाख से अधिक मल्टी मोड ग्रेनेड्स को सप्लाई करने के ऑर्डर्स हैं और जबकि 3000 करोड़ रुपए से भी अधिक के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी हैं। इसके अलावा एरो इंडिया में दिल्ली बेस्ड ड्रोन स्टार्टअप TSAW ने भी अपने एक मेड इन इंडिया हाइब्रिड फिक्स विंग ड्रोन को भी लॉन्च किया है और इस ड्रोन का नाम है एडर्ना V2 और अपने इस ड्रोन के लॉन्च पर कंपनी के फाउंडर और CEO मिस्टर कृष्ण तिवारी की तरफ से बताया गया है कि जो ड्रोन है इसे उन्होंने स्क्रैच से बनाया है, यानी कि पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। कंपनी के मुताबिक उनका जो एडर्ना V2 ड्रोन है ये 100 मिनट तक उड़ान भरने में सक्षम है और ये एक सिंगल फ्लाइट में 120 किलोमीटर तक की दूरी को तय कर सकता है। इसे 3500 मीटर की ऊंचाई तक ऑपरेट किया जा सकता है और ये अपने साथ 8 किलोग्राम तक के वेट को कैरी करने में भी सक्षम है और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि ये हाई विंड कंडीशंस में भी आसानी से उड़ान भर सके और ये एक हाइब्रिड फिक्स विंग वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबिलिटी वाला ड्रोन है। साथ बात करते हुए कंपनी ऑफिशियल की तरफ से बताया गया कि रशियन फर्म रोसनबुरोन एक्सपोर्ट भारत के साथ मिलकर एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स तो इन सभी के प्रोडक्शन के लिए भी बातचीत कर रही है और इसके लिए भारत के साथ एक टेक्निकल कंसल्टेशन आयोजित किया गया है और जिसमें रशिया के पैंसर S1 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल गन सिस्टम, टॉर M2KM सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चर्स, बूमेरैंग इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और ड्रोन्स तो इन सभी का प्रोडक्शन भारत में करने को लेकर फोकस किया गया है। इस सबके साथ ये भी बताया गया है कि Su-30 MKI फाइटर्स का एडिशनल बैच और इंडियन नेवी के INS विक्रांत के लिए MiG-29 के फाइटर्स के एडिशनल बैच को सप्लाई करने का ऑफर भी दिया गया है। इन सबके अलावा आपको एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और देते हैं कि जिस तरह से एरो इंडिया 2023 भारत में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि आखिरकार एशिया का सबसे बिगेस्ट एरोस्पेस एग्जीबिशन है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे पड़ोसी चीन के सोशल मीडिया पर भी जो भारत का ये एरो इंडिया शो है ये काफी ज्यादा चर्चा में है, जिसमें से एक चाइनीज यूजर का ये कहना है कि भारत का जो ये एरो इंडिया शो है इसमें उन्होंने ऐसी पिक्चर्स देखी जिसमें इंडियन फाइटर जेट्स, रशियन फाइटर जेट्स, यूरोपियन अटैक प्लेन्स, फ्रेंच फाइटर जेट्स, ब्रिटिश हेलीकॉप्टर्स, अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स, स्वीडिश प्लेन्स तो इस तरह के अलग अलग कंट्रीज के एयरक्राफ्ट देखने को मिल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मानो ये एक इंटरनेशनल लेवल का एयर शो हो। और फिर आगे उस चाइनीज यूजर ने यह भी लिखा कि चाइना को अपनी जुहाई एयर शो पर और मेहनत करने की जरूरत है और जिस तरह से एरो इंडिया शो इस बात को भी दर्शा रहा है कि दुनिया भर के देश भारत के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत करने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, जिनमें रशिया भी शामिल है। तो चाइनीज यूजर्स इस एरो इंडिया शो पर रशिया के ऑफर्स को देखते हुए अब चीन और रशिया के रिलेशंस पर भी डाउट करते हुए दिखाई दिए। एबीपी न्यूज के डिफेंस जर्नलिस्ट मिस्टर नीरज राजपूत के साथ एक खास बातचीत में एयर मार्शल एन तिवारी की तरफ से बताया गया कि बालाकोट स्ट्राइक के बाद से इंडियन एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटीज हैं वो अब और भी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी हैं, जैसे कि मिराज 2000, MiG-29, Su-30 MKI तो इन फाइटर्स को नई मिसाइल्स, नई एवियोनिक्स तो इन सभी से अपग्रेड किया गया है। इंडियन एयरफोर्स के एयरसेल में स्वदेशी एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल तो इस तरह के लॉन्ग रेंज वेपन्स को इंडक्ट किया गया है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को भी और बढ़ाने में जुटी हुई है, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से जुड़े सिस्टम तैयार हो चुके हैं जिन्हें जल्द ही एयरफोर्स की सर्विस में शामिल किया जाएगा। LCA तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 M का तो ये वो सारे स्वदेशी फाइटर्स हैं जो निकट भविष्य में इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनेंगे। और इसके अलावा जो 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने वाली डील है यानी कि MMRCA 2.0 तो इसके साथ भी एयरफोर्स आगे बढ़ रही है और जैसे इससे जुड़ी सारी कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो इस डील को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। बाकी एयरफोर्स की तैयारी को लेकर उनका कहना था, हमारी तैयारियां पहले से बेहतर हुई हैं और निकट भविष्य में ये और अधिक बेहतर हो जाएगी और इसलिए किसी को भी इंडियन एयरफोर्स की सैन्य तैयारियों पर कोई भी शक नहीं होना चाहिए। इन सबके अलावा एक इंटरेस्टिंग अपडेट यह है कि एरो इंडिया शो के दौरान रशियन ऑफिशियल की तरफ से यह भी कंफर्म किया गया कि इंडियन आर्मी के फ्यूचर मेन बैटल टैंक्स को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए रशिया भारत को अपनी आर्माटा टैंक्स की टेक्नोलॉजी शेयर करने में भी दिलचस्पी रखता है। हालांकि वो बात अलग है कि क्या भारत को इस टेक्नोलॉजी पर दिलचस्पी है और बाकी हमें जिस चीज़ पर दिलचस्पी है वो तो आप सभी को पता ही है आपके लाइक पर, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज मंगलवार को पुलवामा हमले की 4वीं एनिवर्सरी पर कश्मीर के ADGP विजय कुमार की तरफ से बताया गया कि 2019 में हुए इस पुलवामा हमले में 19 आतंकी शामिल थे, जिनमें से 8 अभी तक होरीफाइड यानी कि ढेर किए जा चुके हैं, 7 को गिरफ्तार किया गया है और बचे 4 जिनमें से 3 पाकिस्तानी हैं तो वो अभी भी जिंदा हैं। और इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि वर्तमान समय में जैश के पास केवल 7 से 8 लोकल्स और 5 से 6 सक्रिय पाकिस्तानी आतंकी मौजूद हैं, जिसमें मोस्ट वांटेड सुमर मूसा सुलेम भी शामिल है, लेकिन इन सभी को जल्द ही न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। और ADGP कश्मीर की तरफ से भी बताया गया कि पुलिस केवल टेरर मॉड्यूल्स को बस्ती नहीं कर रही है बल्कि नार्को टेररिज्म और टेरर फंडिंग तो इनको भी खत्म करने के प्रयास जारी हैं। बाकी आतंकियों से याद आया,
अभी हाल ही में पाकिस्तान ने गुजरात के सर क्रिक एरिया पर भारत के बॉर्डर आउटपोस्ट के निर्माण पर अपनी आपत्ति जताई थी और ऑफिशियल्स के मुताबिक पिछले महीने जो बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच लोकल कमांडर लेवल की मीटिंग हुई थी, तो इसी मीटिंग में पाकिस्तानी रेंजर्स ने समुद्र बेट पर बीएसएफ की बॉर्डर आउटपोस्ट के निर्माण पर अपना विरोध जताया था। और ऑफिशियल्स का कहना है कि जो बॉर्डर पोस्ट बनाई जा रही है तो वो उन जगहों पर है जहां पर भारत पहले से ही पेट्रोलिंग करता हुआ आया है। लेकिन अब जो पाकिस्तान है वो ये कह रहा है कि उसके पास पेपर से इस बात को प्रूव करने के लिए कि जहाँ पे बॉर्डर आउटपोस्ट का निर्माण हो रहा है तो वो क्षेत्र भारत के अंदर नहीं आता है। और पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि कंस्ट्रक्शन साइट से जो भारतीय सीमा है वो 1 किलोमीटर दूर है। और अब पाकिस्तान के इस दावे पर भारत ने पाकिस्तान को कहा है पहली फुर्सत में निकल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा है, सीरियस मत हो जाना। बस भारत ने पाकिस्तान के इस बेसलेस ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट कर दिया है और बॉर्डर आउटपोस्ट का निर्माण कार्य जारी है। और अगर पाकिस्तान के बाद छिड़ी गई है तो आपको कुछ और अपडेट देते हैं। चीन ने कल सोमवार से इस्लामाबाद में स्थित अपनी एम्बेसी के कंसुलर सेक्शन को टेम्परेरी बेसिस पर क्लोज कर दिया है अगले नोटिस तक। और नोटिस में यह कहा गया कि किसी टेक्निकल इश्यू के कारण इस्लामाबाद में चाइनीज एम्बेसी के इस कंसुलर सेक्शन को टेम्परेरी बेसिस पर 13 फरवरी से क्लोज किया जा रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि चाइनीज गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों को इस बात को लेकर भी वार्न किया है कि वे अब और भी ज्यादा सावधान रहें, क्योंकि पाकिस्तान के सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए पाकिस्तान में चीन के जो नागरिक हैं वो हाई सिक्योरिटी रिस्क में। और वैसे चाइना को अपने स्टेटमेंट में एक्चुअल में ये लिखना चाहिए था कि टेररिज्म इशू के चलते वे अपनी एम्बेसी के इस कंसुलर सेक्शन को क्लोज कर रहे हैं। बाकी चाइनीज स्पाई बलून वाले मामले पर एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देखने को मिली है। इसमें पेंटागन की तरफ से बताया गया है कि जब यूएस के F-22 रैप्टर ने चाइनीज बलून को शॉट डाउन किया था तो फिर उसके तुरंत बाद यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी ने अपने चाइनीज काउंटर पार्ट को कांटेक्ट करने की कोशिश करी ताकि वो इस इंसिडेंट को सही तरह से एक्सप्लेन करके इस तनाव को कम कर सकें। लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि उनके चाइनीज काउंटर पार्ट यानी कि चीन के रक्षा मंत्री ने अपने यूएस काउंटर पार्ट के साथ बात करने के लिए लाइन पर आए नहीं, क्योंकि चीन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूएस ने इस मामले पर बातचीत के लिए एक सही एटमॉस्फेयर नहीं बनाया।